Assalamu alaikum, dear students. My name is Fakhr Yad, Advocate High Court professional. I am practicing as cybercrime lawyer of Pakistan and also visiting lecture for law and judiciary subjects. Dear students, आज का जो हमारा लेक्चर है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी डिस्ट्रिक्ट बार और लाहौर हाई कोर्ट की टोटल प्रैक्टिस जो है वो एट लीस्ट 10 ईयर है और वो विलिंग हैं, तैयारी करना चाहते हैं डीपीजी और एपीजी की, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल या फिर एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल 18 और 19 स्केल की। ये दोनों जॉब्स हैं हाई कोर्ट लेवल की, ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर एट हाई कोर्ट लेवल। तो इसको एपीजी और डीपीजी कहते हैं और फिर आम में सादा ज़बान में हम कह सकते हैं सरकारी वकील, यानी हाई कोर्ट में सरकारी वकील जिसको आप कहते हैं, ठीक है। तो डीपीजी और एपीजी ये बहुत अच्छी और बहुत इम्पॉर्टेंट पोस्ट हैं, ठीक है जी। बहुत अच्छे जो है आपका सैलरी पैकेज है और बड़ी एक ऑनरेबल और प्रोटोकॉल वाली जॉब है, मैं ये समझता हूँ। और इसके अलावा अगर आपकी किस्मत अच्छी हो, आप कॉम्पिटेंट हों और आपके साथ माँ बाप की दुआएं हों, आपके नसीब अच्छे हों, तो हमेशा एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल डीपीजी जब ये प्रमोट होते हैं फिर इनको एज अ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एलिवेट हो जाते हैं, ठीक है जी। तो इसलिए ये जॉब बहुत अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम पहले मैंने आपके साथ पिछली 4 वीडियोस में मैंने इसका कंप्लीट जो सिलेबस है वो आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। बेसिकली एडीपीपी, डीडीपीपी, एपीजी, डीपीजी ये सारे एग्जाम्स पंजाब में पब्लिक सर्विस कमीशन लेता है, पीपीएससी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। इसलिए सिलेबस भी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पीपीएससी ने अनाउंस कर रखा है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि सिलेबस में कितना का डिफरेंस है। एडीपीपी, डीडीपीपी और एपीजी, डीपीजी के सिलेबस में 98 to 99% सिलेबस सेम है, जैसा कि मैंने पिछली 4 वीडियोस में आपको बताया, आपने सुन लिया होगा। आज मैं जस्ट आपको बताऊंगा कि थोड़ी सी माइनर सी चेंजेस हैं एडीपीपी, डीडीपीपी और डीपीजी, एपीजी में, ठीक है। ये आपकी कंफ्यूजन क्लियर होगी कि इसके कितने पेपर्स हैं डीपीजी और एपीजी के, और एपीजी और डीपीजी एग्जाम को पास करने का क्राइटेरिया क्या है, कितने नंबर्स आपको चाहिए कि आप रिटन में पास हों, फिर कितने नंबर आपको चाहिए कि आप इंटरव्यू में पास हों, ठीक है। और भी इस तरह के बहुत सारे सवालों के जवाब आज आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये लेक्चर सुन रहे हैं तो आप अपने सामने एक डायरी रख लें, लेक्चर को यहीं पे पॉज कर दें, रोक दें, अपने सामने एक डायरी रख लें। उस डायरी के ऊपर, नोट पैड के ऊपर ये तमाम पॉइंट्स जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये नोट कर लें, ताकि कल को आपको दोबारा रिमाइंड हो, आपसे कोई पूछ लेता है या आपको खुद को पता चले कि मुझे कितने सब्जेक्ट में से कितने मार्क्स चाहिए थे, इंटरव्यू में कितने चाहिए थे, एट लीस्ट कितने चाहिए मुझे, पास होने के लिए कितने चाहिए, मेरिट लिस्ट में आने के लिए कितने चाहिए, और फिर एलोकेशन के लिए मुझे कितने मार्क्स की जरूरत है। इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, आप उसको दोबारा रिवाइज भी कर सकते हैं या फिर मेरा ये वाला जो लेक्चर इसको दोबारा भी सुन सकते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं जी। एपीजी एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल एंड डीपीजी डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब, सिलेबस में ऑलरेडी आपसे कवर कर चुका हूं जो मेन आउटलाइंस थी। आज हम पेपर देख लेते हैं कि टोटल कितने पेपर्स हैं एपीजी के और डीपीजी के। जी जनाब, डीपीजी एंड एपीजी, ठीक है, डीपीजी एंड एपीजी पेपर देख लें कि टोटल इनके कितने पेपर्स हैं। इसके टोटल 5 पेपर्स हैं जी। हम देखते हैं क्या स्कीम है, क्या तरतीब है। फर्स्ट पेपर है क्रिमिनल लॉ 1 प्रोसीजर, जो कि 100 मार्क्स का पेपर है। यही वाला जो पेपर है प्रोसीजर का, ये एडीपीपी, डीडीपीपी में 150 नंबर का है, जबकि एपीजी, डीपीजी में 100 नंबर का है, ठीक है। उन्होंने किया क्या है कि इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन था, फंडामेंटल राइट्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, और 199 और सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल थे। इन्होंने क्या किया है कि इधर से कॉन्स्टिट्यूशन को निकाल के कॉन्स्टिट्यूशन का एक पेपर सेपरेट कर दिया है, ठीक है। तो एडीपीपी, डीडीपीपी में अगर इसी कॉन्स्टिट्यूशन को पेपर 1 में शामिल कर दिया तो पेपर 150 नंबर का हो जाता है, और इसमें से अगर निकाल लें तो इन्होंने पेपर सेपरेट कर दिया 100 नंबर का। जस्ट ये एक डिफरेंस है, बाकी आउटलाइंस, सिलेबस, आर्टिकल 199, फंडामेंटल राइट्स सब कुछ वही है जो पिछली 4 वीडियोस में आपको मैं बता चुका हूं। तो बात करने का मकसद है, पहला पेपर आपका हो गया प्रोसीजर का, क्रिमिनल लॉ 1 प्रोसीजर, फिर क्रिमिनल लॉ 2 सब्सटेंशियल, ठीक है।
इसमें सीआरपीसी वगैरह शामिल है, इसमें पीपीसी वगैरह शामिल है। और 3 आपका आ गया क्रिमिनल लॉ 3 एविडेंस, और आ गया क्रिमिनल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। क्रिमिनल कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने डाला हुआ है फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में जो बयान किए गए हैं, और आपके रिट जुरिस्डिक्शन और प्रिवेंटिव डिटेंशन वगैरह। ठीक है जी। तो ये जनाब आपके आगे 4 पेपर आपके हो गए लॉ के। यही सेम पेपर जो है वो डीपीजी के भी हैं और एपीजी के भी हैं। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल के भी लॉ के 4 पेपर हैं और एडिशनल प्रोसिक्यूटर के भी लॉ के 4 पेपर हैं। ये 4 पेपर 400 नंबर के हो गए और 50 नंबर की आपकी इंग्लिश है। जिस तरह से मैंने आपको बताया है, एडीपीपी डीडीपीपी का लेक्चर 4 जो था उसमें इंग्लिश 50 नंबर की थी और इधर भी 50 नंबर की है। सेम वही 3 सवाल हैं ऐसे प्रेसी कंपोजिशन के। तो ये आपके एपीजी डीपीजी के टोटल मार्क्स जो है ये जनाब 100 नंबर के 4 पेपर 400 और 5वां इंग्लिश का 50 नंबर, ये आपके आगे 450 450 नंबर्स का आपका टोटल जो है रिटन का एग्जामिनेशन होगा। ये आपके 5 पेपर्स आपसे लिए जाएंगे। ठीक है जी। इसमें थोड़ी सी वजाहत मैं आपको और कर दूं कि ये जो आपके पहले 4 पेपर्स हैं लॉ के जो 100 नंबर के हैं, इनमें से 75 मार्क्स का सब्जेक्टिव है और 25-25 नंबर की तमाम लॉ के पेपर्स में ऑब्जेक्टिव है। वो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज भी हो सकती है, वो ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकती है, वो ऑब्जेक्टिव कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं, वो ऑब्जेक्टिव ट्रू फॉल्स भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मोस्टली आपको एमसीक्यूज या फिल इन द ब्लैंक्स दी जाएगी। चांसेस एमसीक्यूज के होते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव इज ऑब्जेक्टिव। तो ये 400 नंबर जो ऊपर आपका है, इसमें से यानी 300 नंबर का आपका सब्जेक्टिव हुआ और फिर 100 नंबर की आपकी क्या होगी, 25 नंबर की ऑब्जेक्टिव पेपर 1 में, 25 की पेपर 2 में, 25 पेपर 3, 25 पेपर 4। तो 100 नंबर आपके एमसीक्यूज के हो गए। आप खुद देख लें कि एमसीक्यूज को तैयार करना कितना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, 100 नंबर पूरा आपके एमसीक्यूज का है। अगर आपकी सब्जेक्ट्स के ऊपर ग्रिप है तो यहां पर 80 to 90 मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को तैयार करना। मैं जब ग्रुप में आप लोगों को टेस्ट सेंड करता हूं तो आप लोगों में 2 से 3 लोग जस्ट जो इंटरेस्टेड हैं और सिंसियर है अपनी स्टडी के साथ, वो एमसीक्यूज का पेपर सॉल्व करते हैं, अदरवाइज कोई भी नहीं करता। ठीक है जी। तो ये जनाब आपका हो गया जी 400 नंबर के 4 पेपर्स हो गए एपीजी और डीपीजी के, और 5वां आपका हो गया इंग्लिश का। तो ये आपके हो गए जनाब 450 नंबर का आप रिटन का एग्जामिनेशन देंगे। अब पीपीएससी आपको ये कहती है कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है। अच्छा जी, ये 400-450 आपका हो गया रिटन का और 100 नंबर का आपका होगा इंटरव्यू, अगर आप रिटन क्लियर करते हैं तो। अब रिटन को क्लियर करने के लिए कितने मार्क्स आपको चाहिए, उसका क्या क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया देख लेते हैं। पासिंग क्राइटेरिया, पासिंग क्राइटेरिया ये है कि हर पेपर में से आपने इन ईच पेपर यू विल गेट एट लीस्ट 40 मार्क्स। पीपीएससी ने जो आपको क्राइटेरिया बताया वो कहते हैं कि जी हर जो 100 नंबर का पेपर है उस पेपर में इंडिविजुअली तौर पर 40% मार्क्स आपके होने चाहिए अगर आप इस पेपर को पास करना चाहते हैं 100 नंबर वाले को। ठीक है, क्रिमिनल लॉ 1 में से भी एट लीस्ट कम से कम आपको 40 चाहिए। 39 पे आप फेल कंसिडर होंगे। अगर किसी स्टूडेंट के किसी एक पेपर में भी 39 मार्क्स आ गए लॉ के पेपर में, ही विल बी कंसिडर्ड फेल। ठीक है जी। तो आपको हर पेपर में 40 नंबर चाहिए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को डाल के। सपोज दैट 25 नंबर की सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यूज हैं। 25 में से अगर आप 15-20 इधर से ले लेते हैं, फिर आपको पीछे से 20 नंबर चाहिए 75, यानी सब्जेक्टिव में से। एट लीस्ट पास होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए सिर्फ इस पेपर में पास होने के लिए? 40। ठीक है, इस तरह से पेपर 2 40, पेपर 3 40, पेपर 4 40। ये आपको 40% चाहिए। हर पेपर को इंडिविजुअली आपने पास करना है। इनमें से कोई एक पेपर भी आपका फेल हो गया एक नंबर से भी, यू विल बी कंसिडर्ड एब्सोल्युटली होल, फेल हो जाएंगे आप। ठीक है। और जो पेपर इंग्लिश का है इसमें से आपको चाहिए पास होने के लिए 20 मार्क्स। अगर आप हर पेपर में से पास हो 40 40 40 40 और 20 मार्क्स, तो आपको कितने नंबर चाहिए? 180 नंबर इंडिविजुअली एक पेपर में पास होने के लिए। लेकिन पीपीएससी ने पासिंग क्राइटेरिया में 2 कंडीशंस आपके ऊपर लगाई हैं। पहली कंडीशन तो यह थी कि हर पेपर में से 40% मार्क्स और
ओवरऑल कंबाइन 50% मार्क्स आपको चाहिए, यानी हर पेपर में से आपने 40% लेने हैं तो पेपर आपका पास होगा, लेकिन ओवरऑल आपने 50% लेना है। अगर 50 नंबर लेंगे 50%, फिर आपका रिटर्न जो है वो पास होगा। अब टोटल आपने रिटर्न एग्जामिनेशन दिया 450 का, इसमें से आपको कितने चाहिए? 225। ठीक है, 225 नंबर अगर आप लेते हैं रिटर्न में से तो फिर आप पास होंगे। दो कंडीशंस मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूं। एक तो हर पेपर को पास करने के लिए 40 नंबर चाहिए, और दूसरा ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल आपको पास करने के लिए 50 नंबर चाहिए, 50%। टोटल रिटर्न के 450 हैं, तो इसका 50% कितना हो गया? 225। आपको 225 चाहिए, आपको 180 नहीं चाहिए। 180 तो जस्ट वो मार्क्स बनेंगे जो आपको सिर्फ इंडिविजुअली पेपर्स के लिए चाहिए। ठीक है, इट्स मीन कि अगर आप यहाँ पे 5-5 नंबर, 10-10 नंबर इंक्रीज करते जाएं, ठीक है, 40 की जगह यहाँ 50 ले लें, यहाँ 40 की जगह 50 ले लें, यहाँ 40 की जगह 50 ले लें, ठीक है, 10-10 नंबर इंक्रीज करें, और यहाँ पर 20 की जगह 25 नंबर ले लें, तो ये आपके कितने बन जाएंगे? 10, 10, 10, 40 और 45। 180 में आप 45 डालेंगे तो फिर जाके आपके बनेंगे 225 नंबर। ठीक है, लेकिन 40% बताने का मकसद ये था कि अगर सपोज दैट यहाँ पे आ गए आपके 70 मार्क्स, तो यहाँ पे अगर 40 भी हैं तो काम चल जाएगा। ठीक है, मकसद ये था। तो आपको फिर कितने नंबर चाहिए रिटर्न पास करने के लिए? 225। अगर आपके 225 नंबर आते हैं तो आपका रिटर्न जो है वो पास हो जाएगा। रिटर्न के बाद आपका होगा इंटरव्यू, जिसमें से इंटरव्यू है आपका 100 नंबर का। अब इंटरव्यू को पास करने के लिए आपको 100 में से 50 लेने लाजमी है। ठीक है, इंटरव्यू में 100 में से जो 50 नंबर लेगा वो पास होगा। अब 50 नंबर आपने हर हाल में इंटरव्यू में से लेने हैं। इंटरव्यू में जिसके 49 मार्क्स आ गए वो फेल होगा। यहां पर आपको 50 नंबर चाहिए हर हाल में, तो 225 आपके रिटर्न के, 225 रिटर्न के और 50 नंबर इसमें डाल लें इंटरव्यू के, तो ये आपके बन गए 275। 275 नंबर आपको चाहिए एलोकेशन यानी मेरिट लिस्ट में आने के लिए, ताकि आप मेरिट लिस्ट में एट लीस्ट अगर 275 आप लेते हैं, 225 रिटर्न में, 50 आप इंटरव्यू में लेते हैं, तो आपके आ जाएंगे 275। अगर आप 275 ले लेते हैं तो फिर आप मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे सिर्फ, लेकिन आपको जॉब नहीं मिलेगी, एलोकेशन नहीं मिलेगी 275 पे। ठीक है, जस्ट आप मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं, ऊपर भी नीचे भी, लेकिन मेरिट लिस्ट के कम से कम मार्क्स ये हैं 275। 274 वाला फेल है जी, अंडरस्टैंड। अब आ जाए मेरिट लिस्ट पे। सपोज दैट जिसने सबसे ज्यादा नंबर लिए हैं स्टूडेंट जो है, उसके हैं जी 360, फिर 358, 355, 354, और इसमें से काफी सारे स्टूडेंट्स हैं। और मेरिट आके अगर सपोज दैट 10 वैकेंसीज हैं और उन 10 वैकेंसीज का या 20 वैकेंसीज का मेरिट आके खत्म हो जाता है सपोज दैट 290 पे, ठीक है, क्योंकि उनको टॉप 10 स्टूडेंट्स चाहिए, ठीक है, या टॉप 20, जितनी वैकेंसीज हैं। आपने कितने नंबर लिए? सपोज दैट 275, आप तो बामुश्किल पास हुए हैं। ठीक है, इट्स मीन कि आपने 275 मार्क्स तो सिर्फ पास होने के लिए लिए हैं। आपको मैक्सिमम मार्क्स कितने चाहिए? मैक्सिमम आपको 300 से ऊपर चाहिए, 350, 400 तक। ठीक है जी, फिर आप मेरिट लिस्ट में टॉप में आ सकते हैं। तो सबसे कम मार्क्स 275। अब मेरिट लिस्ट स्टार्ट हुई 360 से, और मेरिट लिस्ट सपोज दैट आके खत्म हो गई 320 पे या 290 पे, या जहां पे भी खत्म हो गई, और जितने टॉप स्टूडेंट्स हैं उनको जॉब मिल जाएगी, उनकी एलोकेशन हो जाएगी। ठीक है जी, उनकी एलोकेशन कंसिडर की जाएगी। तो इसलिए माय डियर, आपको जो है कम से कम आपका टारगेट ये होगा, मैंने 350 से ऊपर नंबर लेने हैं, और 350 से ऊपर अगर मैं नंबर लेता हूं तो फिर जो है मेरी एलोकेशन हो सकती है। अदरवाइज 275 लेके मैं पास हो भी जाऊं तो मेरी एलोकेशन का 1% भी चांस कोई नहीं है। ठीक है, चांस के लिए आप एलोकेशन के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लेने पड़ेंगे, और ज्यादा नंबर वाले ही आगे ऊपर वाली सीट्स ले जाएंगे, और नीचे वाले जो पास होंगे वो रिटर्न भी उनका पास होगा, उनका इंटरव्यू भी पास होगा, लेकिन उनकी एलोकेशन नहीं होगी। इन नीचे वालों की एलोकेशन नहीं होगी, क्योंकि ये मेरिट लिस्ट में नीचे हैं, इनके मार्क्स कम हैं रिटर्न और इंटरव्यू के डाल के, इसलिए आपको मैक्सिमम नंबर चाहिए। अब आपका जो टारगेट होना चाहिए वो आपका टारगेट एट लीस्ट
350 से 400 तक आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए एट लीस्ट 60% मार्क्स आपका टारगेट ये हो कि एट लीस्ट 60%, 60 to 70% मार्क्स आपको हर पेपर में से चाहिए, ठीक है। फिर जाके आप 350 को क्रॉस कर सकते हैं। सपोज दैट आप 70 मार्क्स लेते हैं ईच पेपर में, तो ये आपके बन जाएंगे 280 नंबर, ये आपका बन जाएगा, और ये आपका बन जाएगा 30 नंबर इसके, 20 नंबर इसके डाल लें, ये 300 आप रिटर्न में से ले सकते हैं। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि एट लीस्ट मैं इस तरह से अपने पेपर्स को प्लान करूं, मैं इस तरह से अपनी जो 100 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव है, मैं अपनी 100 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव को इस तरह से जो है मैनेज करूं, मैं इतने टेस्ट दूं अपनी ऑब्जेक्टिव के, मैं इतनी रिविजन्स करूं कि मैं जो है एट लीस्ट 100 में से 80 नंबर हर हाल में हासिल करूं, ठीक है। रिटर्न में मेरे कितने आने चाहिए? 300 नंबर, और 50 आप इंटरव्यू में लें। 350 तक लेंगे तो फिर ही आपकी एलोकेशन के चांसेस 80 to 90% चांसेस होंगे, ठीक है जी। अगर इससे कम लेंगे तो फिर पास तो आप हो जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया 225 नंबर लेके आप पास तो हो जाएंगे, 50 लेके इंटरव्यू में पास हो जाएंगे, लेकिन 275 ये तो कम से कम मेरिट है। ऊपर मेरिट जितना होगा पोस्ट इनको मिलनी है, नीचे वालों को नहीं मिलनी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो ये मेरा एक लेक्चर है जिसमें मैंने आपको पासिंग क्राइटेरिया बताया है, इस सारे पासिंग क्राइटेरिया के बताने का मकसद ये था, इस पोस्ट को इजी नहीं लेना, हाई कोर्ट की पोस्ट है, ठीक है। और अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आप कल को जस्टिस बनेंगे, जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे जो है ये कहना चाहता हूं कि इसकी तैयारी अच्छे तरीके से करें, प्रॉपर क्लासेस लें, प्रॉपर क्लासेस लेने के बाद रिवीजन करें, बार बार रिवीजन करें और टेस्ट दें। जब तक आप टेस्ट नहीं देते, जब तक आप आजमाइश में से नहीं गुजरते, टेस्ट किसको कहते हैं? मशक किसको कहते हैं? आजमाइश को। जब तक आप अपने काम के ऊपर मशक नहीं करते, टेस्ट नहीं देते, आपको अपनी मिस्टेक्स का पता नहीं चलता, ठीक है जी। तो हमेशा किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी हो, अच्छी तैयारी करें, भरपूर तैयारी करें, बार बार टेस्ट दें, मिस्टेक्स टेस्ट देने से कम होती जाएगी और परफेक्शन अच्छी होती जाएगी और आपके एलोकेशन के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस सारे की इंपॉर्टेंस और स्कोप समझ आ गया होगा। तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस इंशाल्लाह स्टार्ट होने वाली हैं कुछ दिनों तक। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह हम आपको एक टॉप 20 स्टूडेंट्स की जो हमने क्लास स्टार्ट कर रहे हैं उसमें इंशाल्लाह रख लेंगे और आपको प्रॉपर तैयारी भी करवाएंगे विद कमेंट्री, बेयर एक्ट्स विद कमेंट्री विद नोट्स, ठीक है। आपके टेस्ट चेक होंगे और आपको ऑब्जेक्टिव की सेपरेट तैयारी करवाएंगे, सब्जेक्टिव की सेपरेट तैयारी करवाएंगे, बार बार आपसे टेस्ट लेंगे और जब तक आपके पेपर नहीं होंगे आपसे बार बार रिविजन करवाऊंगा, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। आई विल गाइड यू बेटर इंशाल्लाह। अगर आपका कोई दोस्त एग्जामिनेशन दे रहा है उसको ये क्राइटेरिया लाजमी बताएं ताकि वो अलर्ट हो जाए कि मुझे कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।